हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। आपके सीएस प्रोफेशनल के मॉड्यूल 2 का ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे वास्ट सब्जेक्ट भी है। वास्ट इसलिए क्योंकि इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का है जो 50 मार्क्स के लिए है, और दूसरा पार्ट जो इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप का जो 50 मार्क्स के लिए है। दोनों पार्ट्स जो है वो इक्वल वेटेज वाले हैं और इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स भी इक्वल है। पहले पार्ट में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम 13 चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, इसमें भी हम 13 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कुल मिला के 26 चैप्टर्स हमें डिस्कस करने हैं। तो सिलेबस वास्ट है लेकिन बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मजा आएगा आपको पढ़ के। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले तो आज के लेक्चर में मैं आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगा। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप क्या होता है ये बताऊंगा, और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से हम शुरुआत करेंगे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पहले टॉपिक से आज हमें शुरुआत करनी है। तो लेट अस बिगिन। पहले तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के 50 मार्क्स के वेटेज के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उसका एक बार ओवरव्यू आप। तो मित्रों, पहला पार्ट जो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो 50 नंबर्स के लिए है उसमें बस ये 13 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, जिसमें आप पढ़ोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के फायदे क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है। दूसरे टॉपिक में एक्विजिशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन यानी टेक ओवर। टेक ओवर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर की प्रोसीजर क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ोगे आप। उसके बाद प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, यानी जब भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है या एक्विजिशन होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो फ्री में तो नहीं खरीदेंगे, पैसों की लेन देन होगी। तो लेन देन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, ऐसी कई सारी चीजें जो प्लानिंग स्टेज में आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन से लीगल कंप्लायंसेस आपको करने होते हैं वो पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 4 में। देन चैप्टर नंबर 5 में डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए, वो पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 6 में मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जो असेट्स एक्सचेंज होती है कंपनी के बीच में, इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो इसकी वैल्यूएशन की अलग अलग मेथड्स क्या है, किन मेथड्स के बेसिस पे वैल्यूएशन करना चाहिए, इसमें से इसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा अंश हम सीएस एग्जीक्यूटिव में डिस्कस कर चुके हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स या वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का एक टॉपिक था सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 में। ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी था, तो वो थोड़ा बहुत आपने वहां पे पढ़ा होगा। यहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस पर। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आप पढ़ोगे। सर यहाँ पे भी अकाउंटिंग है, अरे डरो मत, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। ठीक है। सो सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में अमेलगमेशन एंड इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा था, ओल्ड सिलेबस वालों ने। न्यू सिलेबस वालों ने शायद नहीं पढ़ा है, चिंता का विषय नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको अकाउंटिंग समझा देंगे, कौन से अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, गाइडेंस नोट्स है। ठीक है। सो वो उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके अलावा टैक्सेशन एस्पेक्ट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का टैक्सेशन एस्पेक्ट भी पढ़ना है। यानी जब भी आप बिजनेस सेल करते हो तो या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसके साथ मर्ज होती है, तो इस प्रोसेस में एसेट्स का ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ये वर्ड सर कहीं पे तो सुना है सर, कैपिटल गेन्स में सुना था सर। यस सर। सर तो जब क्या कोई बिजनेस एक्वायर होता है, मर्ज होता है, तो क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कुछ आता है सर? सर हमने कुछ एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था सर, स्लम सेल वगैरह ऐसे कुछ पढ़ा था सर, तो उसके बारे में क्या यहाँ पे डिटेल डिस्कशन है? बिल्कुल डिटेल डिस्कशन है मित्रों, सही पकड़े हो आप। ठीक है। सो यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे, ठीक है, देन लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ोगे। ठीक है। सो सीआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद कंपटीशन एक्ट का कुछ रोल है क्या, जब भी बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग होती है, एक्विजिशन होती है, मर्जर्स होती है, तो कंपटीशन एक्ट के कुछ प्रावधान है जो हमें कंप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है। उसका रोल हम डिस्कस करेंगे। देन
रेगुलेटरी अप्रूवल्स, अलग अलग लॉज एप्लीकेबल होंगे, अलग अलग लॉज में अलग अलग टाइप के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कौन कौन से अप्रूवल्स लेने हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा NCLT एज वेल एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, इनका बिफोर NCLT, NCLAT, इसके बारे में चर्चा होगी। और फास्ट ट्रैक मर्जर्स और क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। सो मित्रों, ये हो गया आपका पहला पार्ट 50 नंबर के लिए। 13 टॉपिक्स है, बहुत ही हेवी है सर। चलो, हम तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। सो आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है, क्योंकि इतने 13 टॉपिक का कंटेंट जो है, सिर्फ ये 13 टॉपिक की मॉड्यूल इतनी मोटी है, ठीक है। सो ये अगर आप रटना शुरू करेंगे तो इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स, ठीक है, लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जाम्पल्स आपको समझने हैं, पूरा सब्जेक्ट अपने आप याद रह जाता है। सर तो क्या अपन हमें मॉड्यूल रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्लास देखने के बाद, क्लास के नोट्स रेफर करने के बाद? बिल्कुल नहीं, आपके मॉड्यूल के कंटेंट को ही मैंने समराइज किया है, पूरा मॉड्यूल इंक्लूड कर दिया है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉड्यूल रेफर करने की। जितना अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं दैट विल बी मोर देन इनफ। अब सर जो सेकेंड पार्ट है दैट इज इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। सर इसमें भी 13 टॉपिक्स हैं क्या? जी हाँ, देख लीजिएगा, ठीक है। 14 से लेके 26 तक, यानी 13 टॉपिक हो गए ये भी। तो 13 टॉपिक पहले पार्ट के, 13 टॉपिक दूसरे पार्ट के, ठीक है। बस इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, जब हम सेकेंड पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे तो इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, सो फाइन, आई होप समझ में आ गया। 26 टॉपिक पढ़ने हैं, बस यही बताना था मेरे को आपको। 26 टॉपिक पढ़ने हैं अपने को, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। स्टडी का टेक्निक भी बता देते हैं, जितना क्लास में डिस्कस होगा उतना आपने रेगुलरली रीड करना है। अब CS प्रोफेशनल के लेवल पे आने के बाद ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होते हैं बच्चे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। CS प्रोफेशनल यू क्लियर कर देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रोफेशनल को इतना भी लाइटली मत लेना, ठीक है। सब मेहनत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत सब्जेक्ट्स वास्ट है। कोई भी सब्जेक्ट लो, ठीक है। सो भले ही क्लास का ये ड्यूरेशन कम होता है, क्लास जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन सब्जेक्ट्स वास्ट होते हैं बहुत, तो पढ़ना बहुत है आपको, ठीक है। और 9 सब्जेक्ट्स है, इट्स नॉट एट ऑल easy to tackle 9 subjects at a time। एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट से डील करते करते पसीने छूट गए थे, तो यहाँ पे तो 9 सब्जेक्ट है। 9 सब्जेक्ट के साथ डील करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और मेहनत भी बहुत चाहिए। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पहला जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इससे हम शुरुआत करेंगे। So let us begin with the first chapter, types of restructuring. तो types of corporate restructuring में let us first understand the meaning of the term restructuring. Restructuring का मतलब क्या है? एकदम आसान शब्दों में बताना है तो restructuring का मतलब change in structure of the business. बिजनेस के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना, जिसको हम रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ये शब्द जो है ना, 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर को चेंज करना, इज रिस्ट्रक्चरिंग। ओके सर, तो स्ट्रक्चर को चेंज करना का मतलब क्या सर? जैसे कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करते वक्त फॉर एग्जांपल एक आध प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करता होगा। जैसे पतंजलि ने जब बिजनेस शुरू किया था तो पतंजलि ने पहले सोप्स और शैम्पू बना के सेल करने का बिजनेस शुरू किया था। इनका कारोबार पहले सिर्फ साबुन बनाते थे, सोप्स बनाते थे और शैम्पूस बनाते थे और सेल करते थे। बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस की स्ट्रक्चर में बदलाव लाए, कंज्यूमर की नींव पकड़ ली इन्होंने। इनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तानी कस्टमर जो है वो हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के और अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसलिए बाद में उन्होंने हर एक FMCG प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, सोप्स एंड शैम्पू से लेके बाद में उन्होंने मैगी बनाया है, बिस्किट बनाया, चॉकलेट्स बनाए, तो सारे के सारे FMCG प्रोडक्ट्स में बाद में एंट्री कर दी इन्होंने। तो इन्होंने अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बदल दिया। ओके, इसके अलावा और एक एग्जांपल देना है तो ITC,
आईटीसी सब लोग जानते ही हो। आईटीसी पहले टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स बनाती थी। सिगारेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस था। लेकिन 70s 80s के बाद से उनको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है वो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा रही है, बिकॉज दिस आर हेल्थ हजार्डियस प्रोडक्ट्स। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में गवर्नमेंट ने कई सारे टैक्सेस से ये टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगाया है। तब आईटीसी को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये टोबैको प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो है वो उनको आगे जाके महंगा पड़ सकता है। इसलिए आईटीसी ने बाद में अलग अलग वर्टिकल्स अपने बिजनेस में ऐड किए। स्टेशनरी के बिजनेस में आ गया, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आ गया, एफएमसीजी बिजनेस में आ गया, सॉफ्टवेयर बिजनेस में आ गया। तो आईटीसी ने अपने वर्टिकल्स बढ़ा दिए। सो दिस इज व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग। ओके सर, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब तो समझ में आ गया कि बिजनेस करने के तौर तरीकों में बदलाव लाना इज रीस्ट्रक्चरिंग। सर लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रीस्ट्रक्चरिंग? मित्रों, रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे सबसे वैसे तो अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन सबसे अहम रीजन होता है ग्रोथ। कोई भी बिजनेस जो है वो ग्रोथ चाहता है, बिजनेस आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ हर एक एस्पेक्ट्स में चाहता है। जैसे कोई बिजनेस चाहते हैं उनका सेल्स बढ़े, कोई बिजनेस चाहता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कोई बिजनेस चाहता है उनका मार्केट शेयर बढ़े। तो ग्रोथ इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग को आपके मॉड्यूल के डेफिनेशन के मुताबिक जैसे डिफाइन किया गया वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया। मींस चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, means change in structure of the business in order to achieve the objectives of the business। देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है जो हमने अभी डिस्कस किया। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, क्यों स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपने बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ाएं। सर इसका कोई एग्जांपल? बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल देंगे। वोल्टास कंपनी हम सभी को पता है, वोल्टास जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है, ये कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर्स यस पता है ना? ओके, सो वोल्टास कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए बहुत सारे उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, स्पेयर्स चाहिए, ये स्पेयर्स वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे असेंबली होता है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता है और इंडिया में रेफ्रिजरेटर सेल होता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से चाइना का सप्लाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने की वजह से ये मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये कंपनी को ये समझ में आ गया कि इसका बहुत सारा डिपेंडेंस चाइनीज कंपनियों के ऊपर है। तो आगे जाके ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए इस कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया, जिसके तहत उन्होंने बोल दिया दे आर गोइंग टू बाय 100 एकर्स ऑफ लैंड। इनफैक्ट दे बॉट 100 एकर्स ऑफ लैंड, जहां पे दे आर स्टार्टिंग विद अ यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करें। जो भी स्पेयर्स जो वो इंपोर्ट कर रहे थे, जो रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट कर रहे थे, वो इंपोर्ट अब वो हिंदुस्तान में ही वो रॉ मटेरियल जो है वो हिंदुस्तान में ही बनाएंगे। तो दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर इफिशियंसी नाउ। तो वेदर दिस इज ए टाइप ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग? ऑफ कोर्स दिस इज ए टाइप ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? टू इंक्रीज इफिशियंसी। या फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मार्केट शेयर बढ़ाए। मार्केट शेयर यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ाए। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जब रिलायंस जियो कुछ सालों पहले इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो रिलायंस जियो का एक भी सब्सक्राइबर नहीं था। तो उन्होंने पहले 1 साल तक जियो के प्लान्स फ्री में बांटे, फ्री में सबको सिम कार्ड बांटे, ठीक है। और महज 1 से 2 साल में उन्होंने अपने 5 से 10 करोड़ तक सब्सक्राइबर्स बना लिए। अभी तो उनके 35 to 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। 35 से 40 करोड़ जनता जियो का सिम यूज करती है। सो मित्रों, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो आपका ऑब्जेक्टिव एक तो इफिशियंसी बढ़ाना हो सकता है, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर या फिर सेल्स, मार्केट शेयर बढ़ाना ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। सो कुछ लोग जो हैं, कुछ बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। कुछ बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं बढ़े तो भी चलेगा लेकिन अपना सेल का वैल्यू बढ़ना चाहिए। कुछ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होना चाहिए,
ठीक है। सो इसके लिए आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये तो बहुत रिसेंट एग्जांपल है। वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनियां थी। अब रिलायंस जियो और एयरटेल की वजह से दोनों कंपनियों का मार्केट शेयर, नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो कम होते जा रहे थे। तो फाइनली दोनों कंपनी ने दे डिसाइडेड टू रिस्ट्रक्चर देमसेल्फ। दे बोथ दोस कंपनीज कंबाइंड, दे मर्ज टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड वीआई। और वीआई फॉर्म होने के बाद इनका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। और एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू adapt to changing market requirements. This might also be the objective behind behind restructuring rather. तो restructuring के पीछे और एक ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या? मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि आजकल का मार्केट जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है। पहले का मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, लेकिन आजकल मार्केट कॉम्पिटिटिव है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद वो मीट करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स भी लाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्रिएट करती है। यानी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी तो दे विल क्रिएट ए रिक्वायरमेंट, दे विल मार्केट देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रकार से कंपटीशन चल रहा है। चलो फाइन। सो अब ये जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ये आपने तुरंत मीट करना जरूरी है। अगर आप मार्केट के मुताबिक चेंज नहीं होंगे तो मार्केट आपको चेंज कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताना है तो दुनिया की, रादर हिंदुस्तान की भी और दुनिया की भी सबसे पहली जिसने मोबाइल हैंडसेट्स, जिस कंपनी ने पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग इंडिया को मोबाइल हैंडसेट्स बांटे, वो कंपनी थी नोकिया। नोकिया, यस नोकिया। इनके नाम में ही नोकिया, बिकॉज ये इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे वैसे। लेकिन नोकिया इस कंपनी ने सबसे पहले हैंडसेट्स इंट्रोड्यूस किए थे। बहुत बढ़िया हैंडसेट्स थे इनके, लाजवाब हैंडसेट्स थे। ठीक है, फेंक के मारो किसी को, सामने वाला मर जाएगा, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होता था। तगड़ा हैंडसेट बनाते थे। ठीक है, इनकी हैंडसेट्स बनाने में मोनोपोली थी। लेकिन हुआ क्या, आउट, मार्केट से कुछ ही सालों में आउट हो गए। जैसे आपके वो टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ गए, इन्होंने बनाए ही नहीं। दे नेवर चेंज देमसेल्फ। वो बोल रहे थे कि हमारे वो हथौड़े वाले मोबाइल ही अच्छा है, टच स्क्रीन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, उन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं। ठीक है, इन्होंने अपने आप को बदला नहीं, तो मार्केट ने इनको बोल दिया, इनको कह दिया नो किया। ठीक है, सो बाहर निकल गई कंपनी। आपका सैमसंग, देन आपके आईफोन, दैट इज एप्पल कंपनी के मोबाइल्स चलने लगे मार्केट में। कई सारी कंपनियां बाद में मोबाइल लेके आ गई। तो मित्रों, यू मस्ट बी एबल टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स, एंड इन ऑर्डर टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट यू नीड टू रीस्ट्रक्चर योरसेल्फ। ठीक है, सो आई होप रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो रीस्ट्रक्चरिंग को फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग? रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स change in structure of the business in order to attain the objectives of the business. The objectives may be short-term objectives or long-term objectives. It includes increasing the efficiency, increase in market share या फिर revenue या फिर profits, or to adopt to the changing market requirement. लेकिन अगर इस सब को नटशेल में डिफाइन करना है तो ऐसे आप याद रख सकते हो, या ऐसे डेफिनेशन आप आपकी एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग मींस चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस विद एन ऑब्जेक्टिव टू अटेन ग्रोथ। बिजनेस की स्ट्रक्चर में बदलाव लाना है क्योंकि हमें ग्रो करना है। ठीक है, सो इसको आप रीस्ट्रक्चरिंग कहते हो। मित्रों, अभी तक मैंने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को डिफाइन नहीं किया है, मैं सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, सो रीस्ट्रक्चरिंग क्या है सर? ये हमें एकदम परफेक्ट समझ में आ गया कि बिजनेस में स्ट्रक्चर, बिजनेस की स्ट्रक्चर में बदलाव लाना, because we want to attain our objectives. What are the objectives? What are the objectives that you want to attain? The objective may be to increase the efficiency. The objective may be to increase the market share. The objective may be to adapt to the changing market requirement. In short, the business wants to grow. ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो इसके वजह से रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। यानी रीस्ट्रक्चरिंग क्या है ये भी समझा, और रीस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जाता है ये भी समझ में आ गया। सर अब समझाइए कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? सो मित्रों, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बताने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, ग्रोथ।
ग्रोथ का मतलब क्या है सर? ग्रोथ माना बढ़ना, और क्या? ग्रोथ किस में हो सकती है? रेवेन्यू में ग्रोथ हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो सकती है, मार्केट शेयर में ग्रोथ हो सकती है सर, ठीक है सर, वैल्यूएशन में ग्रोथ हो सकती है सर। ग्रोथ मीन्स बढ़ोतरी सर, कितना सिंपल है। हाँ, बढ़ना बहुत सिंपल है, लेकिन बढ़ने के लिए जो मेहनत लेनी पड़ती है ना, वो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है सर। सर जैसे हम CSET या CS फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव में आना बहुत इजी था सर, लेकिन एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में आना, और प्रोफेशनल से अब CS बनना, और CS बनने के बाद आगे लाइफ में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ग्रोथ इसेंशियल है, लेकिन ग्रोथ उतनी ही मुश्किल होती है, ठीक है सर। अब सर हर एक के ग्रो करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग एकदम जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, और कुछ लोगों को ग्रो करने के लिए समय लगता है। कुछ लोग अपने लाइफ में बहुत जल्द तरक्की कर लेते हैं, समझ में नहीं आता अपने को। यानी क्या हो जाता है कि 2-3 साल पहले किसी दोस्त को देखा होता है, बेचारा साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे घूम रहा था उस जमाने में, अब तो मर्सिडीज लेके घूम रहा है। 3 साल में ऐसे क्या हुआ अपने को समझ में ही नहीं आया, यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। और दूसरा दोस्त 3-4 साल पहले स्कूटर पे घूम रहा था, अब स्कूटर से उसने 2 व्हीलर ले ली, तो 4 सालों में बस स्कूटर से 2 व्हीलर तक पहुंचा ही है, और एक साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंच गया, ठीक है। ऐसा क्या जादू कर दिया? दोनों ने ग्रोथ तो किया है, लेकिन दोनों की ग्रोथ में अंतर है। ओ यस, वेरी ट्रू। सो ग्रोथ मित्रों 2 टाइप की होती है, इसलिए इसमें अंतर आता है। एक होती है ऑर्गेनिक टाइप की ग्रोथ, और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक टाइप की ग्रोथ, ठीक है। सो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ जाता है तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा। तो ग्रोथ इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज ऑर्गेनिक एंड द अदर वन इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सर ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? चलो समझा देते हैं आपको। मैंने आपको रीस्ट्रक्चरिंग का एग्जाम्पल, ये रिस्ट्रक्चरिंग समझाते वक्त एक एग्जाम्पल दिया था वोल्टास कंपनी का। वोल्टास कंपनी ने क्या किया था वो मैंने आपको बताया कि वोल्टास कंपनी जो रेफ्रिजरेटर बनाती है, उसके लिए जो भी स्पेयर्स लगते हैं, जो भी पार्ट्स लगते हैं, रॉ मटेरियल लगता है, वो बाई करती है। अब वो चाइना से इंपोर्ट करती है। चाइना से इंपोर्ट करने के बदले उन्होंने खुद ने वो बनाने का सोचा। अब वो रॉ मटेरियल अगर खुद बनाते हैं तो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज नंबर 1, अगर वो खुद रॉ मटेरियल बनाते हैं तो पहले तो इंपोर्ट करने के लिए जो परचेस प्राइस लगता था वो देना नहीं पड़ेगा। इंपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट को बहुत हेवी कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ता था, वो नहीं देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से इनकी परचेस कॉस्ट कम होगी। लेकिन सर उसके बदले तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्चा आएगा। बिल्कुल सही है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है सर। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए लैंड खरीदना पड़ेगा, फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, उसके अंदर मशीनरी डालनी पड़ेगी, मशीनरी डालनी भी पड़ेगी, जोड़नी भी पड़ेगी। मशीनरी जोड़ने के बाद ठीक है ट्रायल रन लेने पड़ेंगे, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा। सर मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का। उससे अच्छा इंपोर्ट करो, पार्ट फिट करो और बेचो। रेफ्रिजरेटर क्यों बनाए हम हिंदुस्तान में? रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स क्यों बनाए? इंपोर्ट कर सकते तो बनाने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म में अगर आपको किसी से भी खतरा नहीं चाहिए, तो सारे प्रोडक्ट आपने खुद ने बनाने चाहिए। ये बिजनेस का सिंपल तत्व है। तो इसलिए वोल्टास ने ये डिसीजन लिया कि भले ही हमारी फैक्ट्री के लिए लंबा समय लगे, ज्यादा टाइम लगे, पार्ट्स हम खुद बनाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर ही बनाएंगे, हम खुद पार्ट्स बनाएंगे। ओके, वेरी गुड डिसीजन। लेकिन क्या इस डिसीजन से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? जी हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है, लेकिन आसानी से बढ़ेगी या बहुत मेहनत से बढ़ेगी? मेहनत से बढ़ेगी। इसी प्रकार के ग्रोथ को ऑर्गेनिक ग्रोथ कहा जाता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होता है वो एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली होता है। आप खुद को अंदर से स्ट्रांग करते हो, ठीक है। सो कंपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करने के लिए खुद के स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करती है, और वो स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करती है, और इससे जो ग्रोथ होती है उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए, यानी जैसे नया प्रोडक्ट बनाना हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च करना हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको ग्रोथ करना है, तो आपको उसके लिए रिसोर्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वोल्टास का ही एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। वोल्टास ने 100 एकर्स ऑफ लैंड लिया, उसमें नया फैक्ट्री सेटअप हो रहा है। तो मित्रों इसके लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ी होगी,
कहां से आए होंगे? तो इनके पास रिजर्व्स होते हैं। तो ये रिजर्व्स शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया क्यों ना ये अपन खुद के ही बिजनेस में लगाएं। ठीक है, सो यहां पे रिजर्व्स खुद ही के बिजनेस में री इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, खुद ही को स्ट्रेंथन करने के लिए खुद ही के रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिमिलरली यहां पे किसी और के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, अब किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते। यहां पे नहीं मैनेजमेंट में कोई चेंज होता है, मैनेजमेंट वही रहता है। वोल्टास का मैनेजमेंट पहले भी वही था, अभी भी वही है। ठीक है, बस दिक्कत यह है कि ये जो ऑर्गेनिक टाइप की ग्रोथ है जिसमें आप खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसके लिए समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जब आप खुद से फैक्ट्री बनाओगे ना, तो फैक्ट्री आप सोच समझ के बनाओगे, इस प्रकार से बनाओगे कि आने वाले समय में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स के लिए कोई नए पार्ट्स अगर आपको बनाने होंगे, नया डिजाइन रेफ्रिजरेटर का बनाना होगा, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज होने वाली है, तो वो भी आप मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, अभी की फैक्ट्री का सेटअप करवा देते हो। ठीक है, तो इसमें रिस्क कम होता है, मेहनत ज्यादा है, रिस्क कम है ऑर्गेनिक ग्रोथ में। मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं, शेयर होल्डर पैटर्न में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो इसको आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ को अगर हम रीड कर लेते हैं तो इट इज द इंटरनल ग्रोथ। यहां पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंटरनली स्ट्रांग हो रहे हो। इट टेक्स प्लेस बाय री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट। ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट कहीं और से नहीं लाते हम, न मैनेजमेंट चेंज करते हैं, न शेयर होल्डर चेंज करते हैं, हम हमारा पैसा ही वापस बिजनेस में लगा देते हैं। इट इज नोन एज बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। मित्रों देखो आ गया ये टर्म। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ को ही बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, बट वी कॉल दिस एज बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, नॉट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ओके सर, ये बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस जो है ना, धीमे धीमे चलता है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, एकदम से ऐसे आप आपके कंपनी को आगे नहीं लेके जा सकते। फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री बनने के लिए 1-1.5-2 साल लगेंगे, प्रोडक्शन शुरू होगा, बाद में आप आपके पार्ट्स यूज करना शुरू करोगे। स्लो प्रोसेस है, रिस्क बहुत कम है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट चेंज नहीं होती, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रिमेन्स सेम, और ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए किसी लॉ की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? जब तक हम कोई काम इलीगल नहीं करते तब तक किसी भी रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी इंटरनल चेंजेस के लिए आपको किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी अथॉरिटी की, किसी भी कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मित्रों इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है? ओके चलो, अब किसी को बहुत जल्दबाजी होती है आगे बढ़ने की, तरक्की करने की। ठीक है, ग्रो तो होना है लेकिन फास्ट ग्रो होना है। सर आजकल का जमाना स्लो वाला रहा ही नहीं सर, एकदम फास्ट भागना है सर, रेस है, बस दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। चलो अब क्या होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ का एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ही समझाएंगे आपको कि व्हाट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सो मित्रों, जो मैंने आपको आईटीसी का एग्जाम्पल दिया था तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आईटीसी जो है ना बहुत ही प्यारी कंपनी है। ठीक है, यानी इसका मैनेजमेंट जो है ना बहुत ही स्मार्ट मैनेजमेंट है। क्यों स्मार्ट कहता हूँ? क्योंकि इनके पास रिजर्व्स बहुत हैं, लेकिन रिजर्व्स का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपनी को अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको अपने रिजर्व्स का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलो, सो इसके बारे में आगे जब मैं वैल्यूएशन वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि रिजर्व्स का सही इस्तेमाल क्या होता है, और लाइफ में आप भी, आपके लाइफ में रिजर्व्स का सही इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आजकल के लोग बिल्कुल जानते नहीं है कि रिजर्व्स का इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी ग्रोथ के ट्रैप में फंस जाता है। ग्रोथ टेम्पररी नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ परमानेंट नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, चलो सो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो हाँ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। ये आईटीसी कंपनी जो है, ये आईटीसी कंपनी पहले सिर्फ जैसे मैंने बताया सिगारेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती थी, यही इनका कारोबार था। अब इन्होंने क्या किया, इनको पता चला अगर इनको ग्रो करना है तो सिर्फ टोबैको बेच के ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो क्या किया, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए उन्होंने। यानी खुद से पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए उन्होंने प्लांट सेटअप किया, खुद से मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। तो खुद से जब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तो खुद के रिजर्व्स यूटिलाइज किए, मैनेजमेंट टीम वही, सब वही। ठीक है, सो उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ से शुरुआत की। किस ग्रोथ से? ऑर्गेनिक ग्रोथ से शुरुआत की। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप क्या करते हो, मैनेजमेंट टीम चेंज नहीं होती, बिजनेस में आप एडिशनल प्रोडक्ट खुद के रिजर्व से बनाना शुरू करते हो, वगैरह वगैरह। धीरे 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 ग्रो करने लगे। लेकिन 80s से लेके 2000 तक
इनकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होने लगी वो बहुत अच्छी खासी होने लगी। खुद के होटल्स शुरू किए, बहुत सारे होटल्स जो है उन्होंने खुद के बनाए, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में एंटर किया, सॉफ्टवेयर बिजनेस में एंटर किया। लेकिन बाद में इनको पता चला कि बाबा ये जो ग्रोथ अपनी ग्रोथ तो हो रही है, ऑर्गेनिक ग्रोथ सबसे बेस्ट होती है, लेकिन धीमे धीमे होती है। दुनिया तो बहुत तेजी से भागे जा रही है और हम स्लो 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 आगे बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ के चक्कर में। तो कुछ करते हैं, तो उन्होंने बाद में एक्विजिशन स्टार्ट किए। अब पुराने एक्विजिशन की बात छोड़ दो, रिसेंट एक्विजिशन सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया। पूरा कैश डील हुआ, 2150 करोड़ में 100% स्टेक उन्होंने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में एक्वायर किया। ठीक है, अब यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया। उनको पता चला ये सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स है, स्पाइसेस और ये पाउडर्स, मसाले की पाउडर वगैरह, टर्मरिक पाउडर वगैरह, ये पाउडर्स इनकी बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने देखा कि ये भी एफएमसीजी के बिजनेस में है और ये सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भी एफएमसीजी के बिजनेस में है। ठीक है, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा पॉपुलर है, इनका प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज़्यादा है। ठीक है, अगर अपन ऑर्गेनिक ग्रोथ से इनको कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, लेकिन समय ज़्यादा जाएगा। ठीक है, सो ये मशीनरीज खरीदनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। उससे अच्छे काम करो, रिजर्व्स पड़े 2150 करोड़ पड़े कैश में, उठाओ, कंपनी को दे दो और डायरेक्ट कंपनी को उठा लो। कंपनी को उठाएंगे तो डायरेक्ट कंपनी को खरीद लो ना, बात खत्म। कंपनी को खरीद लेंगे तो कंपनी की मशीनरी अपनी हो गई, कंपनी के कस्टमर्स अपने हो गए, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अपने ही हो गए, अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत मार्केट शेयर अपना हो जाएगा। ऑन द इमीडिएटली नेक्स्ट डे, जो अगर हम खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खुद के मसाले बनाते हैं, खुद के जो सनराइज कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते थे वो प्रोडक्ट अगर अपन खुद बनाने के लिए शुरू करेंगे तो पहले तो प्लांट सेटअप करने के लिए समय जाएगा, मार्केटिंग करने के लिए खर्चा होगा, मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए समय जाएगा, 4-5 साल लगेंगे। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करें? शॉर्टकट वाला ग्रोथ चाहिए। क्या खरीद लो, पैसा क्या करो, पैसा दो, 2150 करोड़ रुपया दे दिया ओनर्स को, मालिक को बोल दिया चल ये पैसा ले, कितना चाहिए, इतना चाहिए, ले ले पैसा, तेरी कंपनी मेरे को दे दो। ठीक है, तुरंत उनका मार्केट शेयर अपना मार्केट शेयर बन गया, उनके प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट के लिस्ट में ऐड हो गए मित्रों। ठीक है, एकदम से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, कौन सी टाइप की ग्रोथ है ये? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, आई होप एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या है। तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ? ये इंटरनल होती है, आप इंटरनली ग्रो हो रहे हो या किसी को खरीद रहे हो, एक्सटर्नल एंटिटी को खरीद रहे हो, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल ग्रोथ कहा जाता है। ये एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे होता है? मर्जर्स के द्वारा होता है, एक्विजिशंस के द्वारा होता है, या फिर जॉइंट वेंचर्स बना के होता है, जेवीज बना के भी ग्रोथ होता है। ठीक है, और इसी को हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ इटसेल्फ इज नोन एज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसलिए मित्रों मैंने पहले आपको रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब बताया, उसके बाद मैंने आपको ग्रोथ क्या होती है वो समझाया, और अब हम आपको लेके आए हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इस वर्ड के मतलब में। अभी तक सब्जेक्ट शुरू भी नहीं किया, अभी तक तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए टाइप ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ। इट इज ए टाइप ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर। ये खुद को स्ट्रांग बना के नहीं होती बल्कि किसी को अक्वायर करके होती है। ओके, अब ये स्लोअर है या फास्टर है? ये बहुत ही फास्टर है। लेकिन मित्रों ये जो फास्ट शब्द है ना, इससे मेरे को डर लगता है, इसलिए मैं पढ़ाते वक्त भी एकदम आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाने वाला इंसान हूँ। क्यों फास्ट सबसे डर क्यों लगता है सर? आप एकदम फास्ट सबसे शब्द से डरते क्यों हो? चलो एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए भी। ये आपको विजय मल्ल्या जी पता है? विजय मल्ल्या जी, हाँ सर पता है सर। विजय मल्ल्या जी बहुत बढ़िया लीकर बनाते थे, लीकर बनाने में मास्टर थे। ठीक है, बनाया भी, पिया भी, लोगों को पिलाया भी, और इनके बहुत सारे ब्रांड्स बहुत फेमस हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। लेकिन एक गड़बड़ किया। क्यों? फास्ट बढ़ना चाहते थे। फास्ट बढ़ने के चक्कर में इन्होंने एक्वायर किया ना, एयरलाइन कंपनी को एक्वायर किया। और एयरलाइन कंपनी को किंगफिशर एयरलाइन जब से शुरू हो गई, जब से किंगफिशर एयरलाइन उड़ना शुरू हो गई, इनके ग्रोथ का ग्राफ गिरना शुरू हो गया मित्रों। क्यों? ठीक है, ऐसी कंपनी को खरीदा जिसके बारे में, ऐसे बिजनेस को खरीदा जिसके बारे में ज्ञान भी नहीं था। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई, वाट लग गई। ठीक है, तो जितना
जितना ग्रोथ फास्ट होता है उतना रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए लाइफ में ग्रो करना जरूरी है, लेकिन कैसे ग्रो करना चाहिए आपने डिसाइड करना है। एकदम फास्ट ग्रो करना है या आराम से। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी देख लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चाहे तो टेलीकॉम बिजनेस में आते वक्त किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर करके दूसरे कंपनी का बिजनेस खरीद के टेलीकॉम बिजनेस शुरू कर सकती थी, लेकिन न उन्होंने एयरटेल को खरीदने की सोची, न वोडाफोन को खरीदने की सोची, न आइडिया को खरीदने की सोची, न टाटा को, न बीएसएनएल को। उन्होंने अपना जियो धन धनाधन शुरू किया। किस टाइप की ग्रोथ है, किस टाइप की ग्रोथ करने का डिसाइड किया, इनऑर्गेनिक टाइप की या ऑर्गेनिक टाइप की? मित्रों, ऑर्गेनिक टाइप की ग्रोथ करना शुरू किया उन्होंने। चलो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि ये अच्छा ये बुरा, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है बिजनेस को। अगर आपको सही मायने में एकदम दिमाग लगा के ग्रो करना है ना, तो कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर भी एम्फेसिस होना चाहिए, जहां जहां चांस मिले वहां पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करनी चाहिए, जैसे आईटीसी ने किया। ठीक है, आईटीसी ने ऑर्गेनिक ग्रोथ भी और इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहे हैं। जहां जहां चांस मिल रहा है वहां पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ का फायदा उठा रहे हैं। जहां जहां चांस मिल रहा है कि ये कंपनी अपन खरीद सकते हैं, पैसा देके खरीद लो, रिजर्व्स पड़े पड़े क्या होंगे, 4-5%, 10% से रिटर्न मिलेगा, उससे अच्छा किसी दूसरे बिजनेस को खरीदो, उसका 20-30% रिटर्न कमाओ। ठीक है, सो यहां पे भी आप इसका इनऑर्गेनिक ग्रोथ का भी आप फायदा उठा सकते हो। चलो फाइन। सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है सर? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। कैसे होती है? बाय वे ऑफ मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स के द्वारा होती है। इसी को हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। और सर ये थोड़ी फास्टर ग्रोथ है, फास्ट है इसलिए रिस्क है। सर रिस्क है तो रिस्क है, ठीक है। और उसके आगे क्या होता है आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों ने मेहता जी को देखा है। चलो उसके बाद सर अब हाँ सर, अब ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है ना, इसमें मैनेजमेंट टीम चेंज हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स चेंज हो सकती है। जैसे सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को आईटीसी ने एक्वायर कर दिया, आईटीसी ने एक्वायर करने के बाद मैनेजमेंट चेंज हो गया। भाई अब सनराइज फूड्स आपके ओनर मालिक चलो बाहर निकलो, अब आईटीसी का मैनेजमेंट संभालेगा इस कंपनी को, सारे डिसीजन इस कंपनी से रिलेटेड आईटीसी लेगा। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉर्लिक्स, ये ब्रांड था, आपको पता है हॉर्लिक्स, ठीक है। सो ये हॉर्लिक्स को HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। हॉर्लिक्स जो है वो ग्लैक्सोस्मिथ कंपनी का प्रोडक्ट था, ठीक है। फिरंगी कंपनी ग्लैक्सोस्मिथ, शायद पता होगी आपको, उसका ये प्रोडक्ट था। हिंदुस्तान में हॉर्लिक्स बहुत बच्चे पीते थे, ठीक है। यानी हॉर्लिक्स का एडवर्टाइजमेंट तो इस प्रकार से किया जाता कि अगर आप हॉर्लिक्स नहीं पियोगे तो आप आपके लाइफ में 1 इंच भी बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। सो ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो चुका था हॉर्लिक्स का, इतना बड़ा ब्रांड बना था। तो HUL ने सोचा खाली फुकट और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बदले ये ग्लैक्सोस्मिथ को बोल दो भाई तेरा हॉर्लिक्स हमें बेच दे। तो हॉर्लिक्स जो हिंदुस्तान में बिकता था वो सीधा HUL ने खरीद लिया ग्लैक्सोस्मिथ से, ठीक है। किस टाइप की ग्रोथ है मित्रों? इनऑर्गेनिक टाइप की ग्रोथ है। चलो फाइन सर, समझ में आ गया। सर इसमें ओनरशिप एंड मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। हाँ, अब सर किसी को खरीदते वक्त इंडिया में बहुत सारे कंप्लायंसेस है, बहुत सारे लॉज पिक्चर में आते हैं। तो यहाँ पे देयर आर मेनी रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड कंप्लायंसेस विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। चलो सो मैंने दोनों टाइप का ग्रोथ आपको समझा दिया, व्हाट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ, व्हाट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है, डिफाइन ऑर्गेनिक ग्रोथ, डिफाइन इनऑर्गेनिक ग्रोथ, या ऐसे भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो आई होप आपको पहले तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ समझ में आ गए, दोनों के बीच के डिफरेंस समझ में आ गए, और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक जो डिस्कस किया। अभी तक सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस की। पहला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया वो था रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। चलो आइए लेट अस हैव अ क्विक रिकैप। व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग? रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या? रिस्ट्रक्चरिंग मींस चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना। क्यों बदलाव लाना? क्योंकि हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं। किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, या फिर रेवेन्यू, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। चलो फाइन, इन नटसेल इसको डिफाइन करना है तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू अटेन ग्रोथ,
ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑर्गेनिक एंड द अदर वन इज इनऑर्गेनिक. व्हाट इज द डिफरेंस? ऑर्गेनिक ग्रोथ इज वन विच इज इंटरनल, जहां पे बिजनेस इंटरनली खुद को स्ट्रांग करता है, अपने रिजर्व जो है वो खुद ही में रीइन्वेस्ट करता है और खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ. इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है? ये एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल का मतलब यहां पे रिजर्व्स का इस्तेमाल होता है लेकिन खुद ही के बिजनेस में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने रिजर्व से किसी और के बिजनेस को खींचने के लिए, खरीदने के लिए होता है. सो दिस टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स. ओके, ऑर्गेनिक ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग. इनऑर्गेनिक ग्रोथ को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, कौन सा ग्रोथ स्लो है? ऑर्गेनिक वाला. कौन सा फास्ट है? इनऑर्गेनिक वाला. किसमें रिस्क है और किसमें इश्क है? ऑर्गेनिक ग्रोथ में लेस रिस्क है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा रिस्क है. ओके, क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ में मैनेजमेंट चेंज हो सकता है? ऑर्गेनिक ग्रोथ में मैनेजमेंट चेंज नहीं होता. इनऑर्गेनिक ग्रोथ में किसी को खरीदने के बाद मैनेजमेंट बदल सकते हो. क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत है? बाबा, खुद को बढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, सो ऑर्गेनिक ग्रोथ में किसी की रेगुलेटरी, देयर आर नो और वेरी फ्यू रेगुलेटरी अप्रूवल्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में, ठीक है, देयर आर मेनी रेगुलेटरी अप्रूवल्स विच आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, चलो सर समझ में आ गया. जैसे अब ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है एयरटेल. ठीक है, एयरटेल बहुत सारे नए नए सर्विसेज लॉन्च कर रहा है. ठीक है, अपना बैंडविड्थ बढ़ा रहा है, कस्टमर को बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, कोशिश कर रहा है किसी की कोई ग्रीवेंसेस ना हो. ठीक है, सो एयरटेल किस टाइप की ग्रोथ कर रहा है? ऑर्गेनिक टाइप की. और उनके कॉम्पिटिटर्स वी और आई मिलके वीआई बना रहे हैं. ठीक है, वोडाफोन आइडिया किस टाइप की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं? इनऑर्गेनिक ग्रोथ. चलो फाइन सर, अब यहां तक का डिस्कशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया सर. तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझा है. अब सर आगे बढ़ते हैं अपन. सर, हमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को आईसीएसआई की भाषा में समझना है, तो हम इसको कैसे समझे? ठीक है, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? बहुत सिंपल है. ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन याद रखना बहुत सिंपल है, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि वो है क्या. क्या है वो? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में बिजनेस में बदलाव लाया जाता है. ठीक है, कहाँ कहाँ बदलाव लाया जाता है और क्यों लाया जाता है? ठीक है, सो सबसे पहले तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में बदलाव लाया जा सकता है. कंपनी के बिजनेस मॉडल में बदलाव लाना, यानी जैसे कि एग्जाम्पल फिर से इसके लिए भी, कंपनी के बिजनेस मॉडल में बदलाव लाना का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत बार हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, लेकिन मतलब ही नहीं समझता. तो एग्जाम्पल के साथ समझोगे, याद भी रहेगा. कंपनी के बिजनेस मॉडल में बदलाव लाना, इसका मतलब क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ सालों पहले इट वॉज नोन एज एन ऑयल एंड केमिकल कंपनी. ठीक है, यानी इसको पेट्रोकेमिकल कंपनी के नाम से जाना जाता था. ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम कारोबार तेल बेचना, ऑयल बेचना एंड केमिकल्स बना के बेचना, इसमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार था. अब अंबानी जी को दिमाग है, उनको पता है बाबा तेल में बहुत सारी अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, तो ये बिजनेस ज़्यादा समय तक प्रॉफिटेबल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसलिए भाई साहब ने बिजनेस मॉडल में चेंज लाया. बिजनेस मॉडल यानी उन्होंने एक स्टेटमेंट, उनके एजीएम में वो स्टेटमेंट दिया था, अभी तक मेरे को याद है. ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, डेटा इज द न्यू ऑयल. ठीक है, क्या स्टेटमेंट था? बढ़िया स्टेटमेंट था, मेरे को समझने के लिए टाइम लगा तब. ठीक है, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आ गया कि इंसान, क्योंकि बहुत पहले था, जब जियो के लॉन्च से पहले भी भाई साहब ने ये कहा था, डेटा इज द न्यू ऑयल. डेटा इज द न्यू ऑयल यानी समझा नहीं, तो कस्टमर का डेटा बाद में समझ में आया. जियो लॉन्च करने के बाद भाई साहब सोच रहे थे टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करने की, यानी इनके कंपनी को जो आप एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के नाम से जानते थे, आज इसको आप टेलीकॉम कंपनी के नाम से जाने लगे. ठीक है, बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है भाई साहब ने. व्हाट इज दैट? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. तो व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सिग्निफिकेंटली. ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सिग्निफिकेंटली व्हाट? द कंपनीज बिजनेस मॉडल, या फिर इट इज द प्रोसेस वेर इन यू सिग्निफिकेंटली चेंज द मैनेजमेंट टीम.
ठीक है। तो एक तो आप कंपनी का बिजनेस का मॉडल बदल सकते हो, या फिर आपको लग रहा है बाबा कंपनी बहुत ही होले 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 तरक्की कर रही है, मैनेजमेंट में दम नहीं है, तो मैनेजमेंट को बदलना जरूरी है, तो मैनेजमेंट टीम बदल दीजिएगा, यू चेंजर, किसी नए कंपनी को अक्वायर कीजिएगा, ठीक है, या किसी नए कंपनी के मैनेजमेंट को आप लेके आइएगा, तो यू चेंज योर मैनेजमेंट टीम। जैसे एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, ये अपना इसके साथ हुआ, यस बैंक के साथ। यस बैंक में तो बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, अब सब लोग जानते हो, ठीक है, मैं भी एक शेयर होल्डर था यस बैंक का, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आपका और मेरा दुख बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो यस बैंक में के पुराने जो कंपनी के मालिक थे मिस्टर राणा कपूर जी, ठीक है। सो ये राणा कपूर जी ने कंपनी के शेयर के प्राइस को 600-700 रुपए से लेके 2 रुपये 3-4 रुपये तक लाके पहुंचाया था, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं, अब वो इतिहास है, इसके बारे में कभी तो आगे जब मैं टॉपिक आएंगे तो उसमें मैं आपको बताते जाऊंगा ही कि राणा कपूर जी ने क्या किया और उसके वजह से इस बैंक की क्या हालत हो गई। से नो टू यस, ऐसा हो गया इसका, ठीक है। यानी यस बैंक मीन्स से यस टू यस, ऐसी ये बैंक का एडवर्टाइजमेंट होता था, लेकिन कुछ सालों बाद, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऐसे होने लगा, से नो टू यस। डर गए थे बाबा बहुत सारे, ठीक है, मेरे तो सिर्फ शेयर्स थे, बैंक में कोई अकाउंट नहीं था, बच गया। लेकिन जिनके बैंक में अकाउंट थे डर गए बेचारे, कुछ नहीं, पैसा सुरक्षित रहा। बात अलग है, जब मैनेजमेंट टीम चेंज हुआ इनका, तो पब्लिक का, कस्टमर का, सबका कॉन्फिडेंस रिस्टेट हो गया, ठीक है। सो मैनेजमेंट टीम बदला जा सकता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। ये जो राणा कपूर जी थे, ठीक है, एक्स कंपनी के सीईओ, अब करंटली इट इज रूल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर प्रशांत कुमार, ठीक है। सो इनके बारे में भी आप जानते होंगे। यस बैंक के सरप्राइजिंगली द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ यस बैंक विच वाज टेकन ओवर वाज 2.57 लाख करोड़, कम से कम 2.5 लाख करोड़ की बिजनेस एसेट्स, ठीक है, का एक्सचेंज हुआ इस मैनेजमेंट टीम के चेंज में, प्रोसेस में। यस बैंक को बाकी बैंक्स ने जब टेक ओवर किया तो 2.57 लाख करोड़ की एसेट्स यस बैंक की इन्होंने टेक ओवर की है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जा सकता है? पहला तो सबसे पहला रीजन कंपनी का बिजनेस मॉडल बदलने के लिए, या फिर मैनेजमेंट टीम बदलने के लिए, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स बदलने के लिए। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी बहुत बार कंपनी ना फाइनेंसेस में फंस जाती है, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदलने के लिए आपको बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के साथ समझाएंगे, जेट एयरवेज, ठीक है, बहुत खतरनाक डेट ट्रैप में ये कंपनी आ गई, ठीक है, इतनी खतरनाक डेट ट्रैप में ये कंपनी आ गई। जेट एयरवेज जिसके जहाज बहुत पॉपुलर थे, यानी हवाई जहाज, ठीक है, सो इनके एयरक्राफ्ट पॉपुलर थे, इनका बिजनेस पॉपुलर था, इनका बिजनेस मॉडल पॉपुलर था, इनके मालिक पॉपुलर थे, इनकी हर एक चीज पॉपुलर थी, ठीक है। 600-700 तक उड़ान भरी है इस कंपनी के शेयर ने, और बाद में ये 20 रुपया तक आया था, ठीक है, 700 रुपए का सीधा 20 रुपए पे लैंडिंग हुआ। क्यों? डेट ट्रैप, डेट में लोन इतने थे, इंटरेस्ट इतना था कि से एक समय तो ऐसे आया, इनके दिन का सेल कलेक्शन से ज्यादा इनका दिन डेली इंटरेस्ट था, ठीक है। सो ये समय था इस कंपनी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं भाई साहब को समझ में आ गया कि अब खत्म हो गई अपनी कहानी, ठीक है, इतना लोन है, ये लोन अपन रीपे नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना जरूरी था। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने का भाई साहब ने डिसीजन लिया, ठीक है, और बाद में क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। चलो, सो इन्होंने भी रिस्ट्रक्चरिंग किया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एक तो आप डिसीजन ले सकते हो बिजनेस मॉडल बदलने का, या फिर मैनेजमेंट टीम बदलने का, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदलने का, ठीक है। एक तो डिसीजन हो सकता है कंपनी का बिजनेस मॉडल बदलने का, या फिर मैनेजमेंट टीम बदलने का, या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदलने का डिसीजन ले सकते हो। क्यों लेते हैं ये डिसीजन? इन ऑर्डर टू, एक तो जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है आपके, ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस। जैसे जेट एयरवेज, द एग्जिस्टिंग चैलेंज वाज डेट, ठीक है, डेट को हटाना था। यस बैंक, बहुत सारे बैड लोन्स थे, बैड लोन्स को हटाना था, ठीक है, टू एड्रेस द चेंजेस एंड टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यू, ठीक है। एक तो आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, या आपकी बिजनेस की वैल्यू, यानी बिजनेस के मालिक कौन है? आपके बिजनेस के मालिक शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स के वैल्यू में एडिशन करवाने के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को अगर अपने को डिफाइन करना है तो कैसे डेफिनेशन याद रखेंगे मित्रों? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंटली changing
एक तो चेंज लाना है। क्यों चेंज लाना है भाई साहब? क्योंकि हमें तरक्की करनी है, ग्रोथ करनी है। तो ग्रोथ करने के लिए कहां चेंज लाना पड़ेगा? एक तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को बदलो, कंपनी के बिजनेस मॉडल को बदलो, कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है बेचने के तौर तरीकों को बदलो, प्रोडक्ट्स को बदलो, चेंज द बिजनेस मॉडल। या फिर कंपनी के मैनेजमेंट टीम को बदलो, बकवास मैनेजमेंट है, बस नुकसान ही नुकसान करवा रहा है, धड़ाम धुड़म शेयर की प्राइस नीचे आ रही है, तो बदल दो कंपनी के मैनेजमेंट को। या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बदल दो, डेट ट्रैप में फंस गए हम, हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बदलो। क्यों करो? बिकॉज वी वांट टू एड्रेस द चैलेंजेस as well as we want to increase the value, shareholders value, shareholder की wealth creation हमें करनी है, shareholders को value create करवा के देनी है, ये हमारा मकसद है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मुक्ति का मार्ग अपनाएंगे, that is corporate restructuring करेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बाई हार्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद रहता है। चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग व्हाट? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग। एक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल घटिया हो चुका है, बदल दो उसको, नहीं तो फिर क्या करो? कंपनी का मैनेजमेंट बदल दो, नहीं तो फिर क्या करो? कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदल दो। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है ये टैकल करना बहुत मुश्किल जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंजेस एज वेल एज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यू, एक बार आपके लाइफ की मुसीबतें खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लाइफ में तरक्की कर लेते हो। तो रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे बस एक ही मकसद है, रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे बस एक ही मकसद है कि हमें हमारे जो परेशानी है उससे बाहर निकलना है और हमें ग्रोथ करनी है। ठीक है, आई होप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गया होगा। तो एक बार क्विक रिकैप मित्रों, हाँ, लेक्चर के दौरान मैं कई बार रिवीजन करवा लेता हूँ, कई बार। ठीक है, तो शायद कुछ लोगों को टायरिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव से मेरे साथ है, CSET से मेरे साथ है, वो जानता है। ठीक है, हर एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आप क्लास में ही याद कर लो। ठीक है, आपको घर पे जाके रिवाइज करने की ज़रूरत ना हो, तो क्लास में मेरे साथ जितना भी याद करते हो काफ़ी है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो नोट्स हैं ये मोबाइल एप्लीकेशन में, ICAN एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड होंगे। ठीक है, सो वहाँ से आप ये नोट्स नोट करना मैंडेटरी है। ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन लेक्चर देखने वालों, ठीक है, नोट्स लिखिएगा, एक बार लिखोगे ना चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। और जब लेक्चर देखने के बाद लिखना, लेक्चर देखने के दौरान मत लिखना। जीवन में हमेशा याद रखना, एट ए टाइम एक ही चीज़ करना। ठीक है, दो चीजें एट ए टाइम मत करना। ठीक है, तो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो मेरे को, आराम से सुन लो। ठीक है, अब ऑनलाइन वालों के पास एक लिबर्टी भी होती है, बहुत सारे ऑनलाइन वाले मेरे को 2x स्पीड में सुनते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बच्चे, ठीक है, मेरे को 2x स्पीड में सुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं पढ़ाते वक्त 1x स्पीड में ही पढ़ाऊंगा। आपको मेरे को 2x स्पीड में सुनना है, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फाइन। हाँ, तो अब मेरे को पता नहीं था वो 2x क्या होता है, मेरे को एग्जीक्यूटिव के बच्चों ने बता दिया। सर आपके लेक्चर्स बहुत बढ़िया लगते हैं, खुद के मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ जो उन्होंने बताया। ठीक है सर, बढ़िया लगते हैं, लेकिन सर हम थोड़ा फास्ट देख लेते हैं 2x स्पीड में। ठीक है, मैं बोला भाई मैं एकदम आराम से पढ़ाने वाला हूँ, आई बिलीव इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, आराम से पढ़ाऊंगा। आपको सब्जेक्ट पढ़ने में और मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आना चाहिए, तो पढ़ाई का फायदा है। ठीक है, नहीं तो मतलब क्या है? ठीक है, मैं लेक्चर वैसे 30-40 घंटे में लेक्चर खत्म कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, आप आपके घर पे, मैं मेरे घर पे, पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है और आपके दिमाग के अंदर क्या आ रहा है भी या नहीं आ रहा है मेरे को पता नहीं। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अंटिल एंड अनलेस आई एम सेटिस्फाइड आई कीप ऑन टीचिंग। ठीक है, चलो, हाँ, तो हमने अभी तक आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बताई हैं, तीनों कॉन्सेप्ट्स को पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताई? पहले मैंने बताया आपको रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग? अरे बाप रे, व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग? सो रिस्ट्रक्चरिंग इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। सर ये तो बयाट हो गया, चलो फटक से रिवाइज करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग मींस चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना। क्यों बदलाव लाना? क्योंकि हमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अटेन करना है। किस टाइप के ऑब्जेक्टिव? 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो उनमें क्या क्या आ सकता है? ठीक है, सबसे पहला इसमें आएगा आपका, सबसे पहला इंक्रीज इन इफिशियंसी, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इफिशियंसी बढ़ाना, या फिर इंक्रीज इन मार्केट शेयर, इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर
टू अडाप्ट टू चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो आप आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर बदलना चाहते हो, क्यों? बिकॉज यू वांट टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एक तो आपकी इंक्रीज इन इफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या मार्केट रिक्वायरमेंट, बदलती मार्केट रिक्वायरमेंट के मुताबिक बदलना, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इन नटशेल, रीस्ट्रक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस in order to attain growth. So what do you mean by growth? Growth can be done by two ways. One is the organic one and the other one is the inorganic one. Organic growth यानी क्या? Organic growth वो होती है जिसमें कंपनी अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस का री इन्वेस्टमेंट खुद ही के बिजनेस में करती है, खुद ही को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है, खुद ही के प्रोडक्ट लाइन में बढ़ोतरी करती है, खुद ही के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी करने की कोशिश करती है, एक्सपेंशन करती है, जहां पे मैनेजमेंट टीम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहां पे ग्रोथ भले ही स्लो होती है लेकिन रिस्क लेस होती है। ठीक है, सो इसी को हम बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए किसी की इजाजत यानी नो रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, वेराज इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल होता है, यानी जहां पे कंपनी अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस का इस्तेमाल खुद ही के बिजनेस में लगाने के बदले किसी और को के बिजनेस को खरीदने के लिए करती है। ठीक है, दिस टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इससे ग्रोथ फास्ट हो जाती है लेकिन यहां पे रिस्क होती है, और यहां पे मैनेजमेंट टीम भी बदल जा सकती है। ठीक है, सो रादर इनफैक्ट बदलती ही है। यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी होते हैं। ठीक है, सो हमने सबसे पहले रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग डिस्कस किया, ग्रोथ का मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इस वर्ड का सर, उसके बाद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को भी हमने डिफाइन किया। तो व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? 30 सेकंड्स में। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग द कंपनीज बिजनेस मॉडल। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल हम बदल सकते हैं, या फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल सकते हैं, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट बदल सकते हैं, या फिर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। क्यों करेंगे हम? कंपनी के बिजनेस मॉडल में चेंज क्यों कर सकते हैं? कंपनी के मैनेजमेंट टीम में हम क्यों बदलाव लाएंगे? कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम क्यों बदलाव लाएंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? because we want to address to the existing challenges of the business, as well as we want to make value addition to the shareholder की wealth बढ़ानी है। in short, corporate restructuring जो है वो external growth strategy है। I hope ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है नीड एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों जरूरी है और उसका स्कोप क्या है? ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसके पॉइंट्स पहले बता देते हैं। व्हाट आर द नीड फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, या स्कोप क्या है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का? सो ये फायदे भी कह सकते हैं, दिस आर आल्सो द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, सो पहले लिस्ट बता देते हैं क्या क्या आता है, और हर एक लिस्ट में एक एक आइटम है वो एलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले टू इनहांस द शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना। शेयर होल्डर को देखो, कोई भी कंपनी का जब शेयर होल्डर होता है, आप भी किसी न किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे। ठीक है, सो FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, अभी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी पढ़ोगे, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, और इसकी वजह से बच्चों को दे कैन नॉट रेजिस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी इन स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, चलो इन्वेस्ट करोगे, अच्छा है, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो जब भी इन्वेस्ट करोगे, whenever you invest the money in stock market, बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होता है? बाबा शेयर की प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए। शेयर खरीदने के बाद कौन चाहेगा प्राइस नीचे जाए? हर एक जन चाहता है प्राइस ऊपर जाए, टू इनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, देन orderly redirection of firm's activity, then deploying surplus cash, exploiting interdependence among present or prospective business, development of core competencies, then tax advantages लेना, to access to better technology, to become globally competitive and to increase the market share। ठीक है, सो ये इतने सारी पॉइंट्स है। सर कैसे याद रखेंगे हम? पहले तो इसका मतलब क्या है और याद कैसे रखेंगे? जरूरत नहीं है मित्रों। ठीक है, बस
बस अगले 5-10 मिनट सुनते जाइए, अपने आप याद नहीं रहे तो देखो। चलो सो एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टू इनहांस शेयर होल्डर वैल्यू। देखो कोई भी बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग क्यों होता है, रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे वजह क्या होती है? सिंपल रीजन है बाबा, सबका फायदा हो। अगर फायदा है तो ही लोग अपने साथ रहेंगे, फायदा नहीं तो कोई भी अपने साथ रहता नहीं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने हम लोगों पे विश्वास रखा, ठीक है, इनफैक्ट डायरेक्टली विश्वास नहीं रखा, पहले आपने डेमो लेक्चर्स देखे और उसके बाद आपको लगा हाँ बाबा ये क्लास में अच्छे से कोचिंग देते हैं, ठीक है, अंत तक सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेंगे, पढ़ाई करवा के लेंगे, अच्छे नोट्स देंगे, प्रोफेसर अच्छे हैं, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उसके बाद आपने डिसीजन लिया। ठीक है, अब ये डिसीजन लिया तब हमारा भी जिम्मेदारी बनता है ना भाई साहब आप लोगों का फायदा करवा के दे। ठीक है, यानी वी बिलीव अगर हम 1 रुपया लेते हैं तो 10 रुपये का वैल्यूडेशन करवा के देते हैं। ठीक है, सो वैसे ही कंपनियों का होता है। कंपनियां जब भी निवेशकों का यानी शेयर होल्डर्स का पैसा लेती है तो हमेशा कोशिश करती रहती है कि अगर इन्होंने कंपनी में 1 रुपया लगाया तो इनके 1 के 10 कैसे बने। ठीक है, सो यही ऑब्जेक्टिव होता है कंपनियों का। तो जैसे वन ऑफ द कंपनीज विच ऑलवेज बिलीव्स इन वैल्यू एडिशन टू द शेयर होल्डर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, सो इसका एग्जांपल वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है मैंने, शेयर होल्डर की वैल्यू एडिशन। वैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन्होंने तो इंटरनल ग्रोथ के द्वारा वैल्यू एडिशन करवाई है अपने शेयर होल्डर की, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ से भी यानी किसी को अक्वायर करके भी आप आपके कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे यस बैंक का एग्जाम्पल देता हूँ, जब यस बैंक में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया गया, यानी जब मैनेजमेंट बदला गया, तो मैनेजमेंट बदलने से पहले यस बैंक डूब रहा था। लिटरली द प्राइस ऑफ द शेयर्स टच ₹8, 7-8 रुपए तक पहुंच गई थी। हाँ, लेकिन जैसे ही ये यस बैंक को बाकी बैंक्स ने टेक ओवर करने का डिसीजन लिया तो यस बैंक की जो शेयर प्राइस 7-8 रुपए तक थी वो बढ़ के 80-90 तक 100 रुपया तक चली गई थी। ठीक है, सो फायदा हुआ शेयर होल्डर का, नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद भी 7 रुपए से ऊपर ही है, 30, 40, 50 रुपए, 60 रुपए तक गई, बाद में फिर से नीचे आ गई, दोबारा जाएगी, आराम से चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलो सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयर होल्डर का वैल्यू एडिशन करवाना। ठीक है, अब ये रिलायंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब जियो आने से पहले लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई है, इन्होंने बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग से शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाया है। ठीक है, क्लैरिफाई कर देते हैं, इन्होंने बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग से शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाया है। अब बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या अंतर है आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो सो जियो आने से पहले, जियो दनादन आने से पहले इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू, सारे शेयर्स की वैल्यू जो थी 6.5 लाख करोड़ टू 8 लाख करोड़ के बीच में थी। 6 से 8 लाख करोड़ के बीच में ये कंपनी का मार्केट कैप था। और पोस्ट जियो इस कंपनी का मार्केट कैप हैज टच्ड 13.5 लाख करोड़। देखो रिस्ट्रक्चरिंग का शेयर होल्डर को हुआ फायदा। ठीक है, सो अगर आपके इन शॉर्ट एकदम आसान शब्दों में बताना है तो अगर आपके पास 6.5 लाख रुपए के 6,50,000 रुपीज के रिलायंस के शेयर्स थे तो जियो के आने से पहले, ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 13.5 लाख। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली डबल इनके शेयर की वैल्यू हो चुकी है मित्रों। सो ये रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा होता है टू इनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब बताओ ये पॉइंट बाई हार्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ठीक है, 2 एग्जांपल दे दिए, एक यस बैंक का एग्जांपल दिया, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल दे दिया, एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, एक बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का। याद रहेगा, आप पूछ लो मेरे को एडवांटेजेस, मेरे को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के भी एडवांटेजेस पूछ लो, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के, यूं खटाखट बता दूंगा। ठीक है, सो समझ के लीजिए, सब्जेक्ट बहुत आसान है। फर्स्ट क्या है? ठीक है, स्कोप में पहला स्कोप है इनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट, सर ये लास्ट लाइन लिखा था शेयर होल्डर का 7 लाख करोड़ से वैल्यू एडिशन हुआ है, वही लिखा था। ठीक है, चलो दूसरा ऑब्जेक्टिव या दूसरा फायदा क्या है? ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज। ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज, सर इसका मतलब क्या है? एग्जांपल से ही समझाएंगे मित्रों। देखो, आपको अगर बिजनेस को बचाना है ना तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की मदद लेनी ही पड़ती है। ठीक है, नहीं तो बिजनेस डूब जाता है। ठीक है, बिजनेस को ग्रोथ रोज रोज कहाँ से ग्रोथ करेंगे, है ना? खुद से इंटरनली ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जांपल रोज जिम जा रहे हो, जिम में बॉडी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कितना भी जिम करो, ठीक है, एक मसल जो है ना एक लिमिट तक बढ़ता है।
ठीक है, इफ यू डोंट कंज्यूम प्रोटीन्स या किसी भी टाइप का कोई एक्सटर्नल फैक्टर कंज्यूम नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करते, तब तक आपकी बॉडी बनती है। लेकिन मसल्स जो है ना, ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पे ये मसल्स को शेप चाहिए होता है, यहाँ पे मसल्स को शेप चाहिए होता है, ठीक है, एकदम फिट बॉडी चाहिए, टमी नहीं चाहिए, एकदम फ्लैट स्टमक चाहिए, ऐसे कुछ कुछ आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो बाबा नॉर्मल जिम से आपकी अच्छी खासी हेल्थ रहती है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोटीन लेते हो और हेवी जिम लगाते हो तो आपके मसल्स वसल एकदम अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है मसल वसल अच्छा बनाना, तो एक्सटर्नल इंटेक जरूरी होता है, ठीक है। सो एक्सटर्नल ग्रोथ इज ऑल्सो एसेंशियल, सिर्फ इंटरनल ग्रोथ के बेसिस पे सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेन नहीं हो पाते। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। बजाज ऑटो, ये कंपनी तो पता ही होगी, हम सबको पता है। सर बजाज ऑटो के बारे में क्या बताए? बजाज ऑटो दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। ओह माय गॉड सर, ये हमें पता ही नहीं था। चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। सो बजाज ऑटो जो है दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है मित्रों। लेकिन यही बजाज ऑटो की ऑटो पंचर हो चुकी थी, ठीक है। सो ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, ठीक है, इसका बिजनेस ठप हो गया था, कंपनी बंद करने पे आई थी सर कुछ सालों पहले, कुछ डिकेड्स पहले, ठीक है। जब वो स्कूटर्स बनाते थे, स्कूटर चेतक सबको पता होगा, हमारा बजाज, ये एडवर्टीजमेंट आती थी। तो उस जमाने में ये जब स्कूटर बनाने का कारोबार करते थे, इनके स्कूटर्स बहुत पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। वेटिंग थी 6-6 महीने की वेटिंग थी, ठीक है, स्कूटर्स के लिए। ऐसा इतना इनका स्कूटर का बिजनेस पॉपुलर था। लेकिन बीच में स्कूटर का पॉपुलैरिटी जैसे खत्म हो गया, स्कूटर का पॉपुलैरिटी खत्म होने के बाद ये कंपनी को समझ में ही नहीं आ रहा था अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि ये तो सिर्फ स्कूटर बनाना जानते थे, स्कूटर के अलावा कुछ बनता भी नहीं था। और इनका स्कूटर भी ऐसे था कि इनका इंजन बाहर वाला था, वो चेतक का इंजन ऐसे बाहर, यानी अगर आप साइड से किसी के साइड से गुजर जाए ना तो अपने आप उसको कट लगती थी, ठीक है। सो इतना खतरनाक वाला स्कूटर था। लेकिन तब तो मार्केट में ये अकेले थे, इसलिए बाप थे, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे कंपटीशन बढ़ा, टू व्हीलर आने लगी, ठीक है, होंडा आ गया, बहुत सारी कंपनियां आने लगी, तो गड़बड़ हो गई इनकी, इनका मार्केट शेयर खत्म, कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होने लगे, कंपनी खुद एम्प्लॉयज को निकालने लगी, बर्बाद हो रहे थे, ठीक है। लेकिन दिमाग लगाया, KTM को अक्वायर किया। KTM इनका ब्रांड, आपको तो लगता होगा KTM बजाज का है, नहीं मित्रों, KTM भिरंगी कंपनी है, इन्होंने इसको खरीद लिया, ठीक है। सो कौन सा रिस्ट्रक्चरिंग किया मित्रों? एक्सटर्नल, ठीक है, दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया, ठीक है। सो इसी का एग्जांपल दिया है, बजाज ऑटो लिमिटेड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यानी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इन्होंने तरक्की की। स्कूटर बनाने वाली कंपनी वेस्पा, ठीक है। सो ये स्कूटर बनाने वाली कंपनी अब इतनी बढ़िया बढ़िया टू व्हीलर्स बनाती हैं। इनके टू व्हीलर्स के ब्रांड तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। सो जो ड्यूक इनका बहुत चला, ठीक है। सो KTM भी बहुत फेमस है। सो आई होप ये अब इनके कई सारे ब्रांड्स हैं टू व्हीलर्स के, ठीक है, मेरे को ही याद नहीं। ओके, सो टू व्हीलर चलाता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन बजाज की नहीं चलाता, किसी दूसरे कंपनी की चलाता हूं। चलो, सो बजाज ऑटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता दें मित्रों, रिसेंटली इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया है बजाज ऑटो ने, ठीक है। इसलिए ये दुनिया की हाईएस्ट वैल्यू टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है, ठीक है। चलो चलो चलो, नहीं, सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट क्या था? ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों जरूरी है? फर्म के एक्टिविटीज को सही मार्ग पर लेके आए। सिर्फ स्कूटर को चलाते रहेंगे तो, ठीक है, फंस जाएगी स्कूटर आपकी। स्कूटर के बाद बाइक भी बनाना जरूरी है, बाइक के बाद इलेक्ट्रिक बाइक बनाना अब जरूरी हो गया, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक का कारोबार भी अभी शुरू कर दिया है। ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। उसके बाद थर्ड, डिप्लॉइंग सरप्लस कैश फ्रॉम वन बिजनेस टू फाइनेंस द प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन अनदर। यानी सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपके पास बहुत सारा कैश है, रिजर्व एंड सरप्लस है। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना इस्तेमाल करोगे? खुद के बिजनेस में एक्सपेंशन कर करके, ठीक है। जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं, सब लोग तो आपका प्रोडक्ट खा रहा है, अब किसको खिलाओगे? लोग बना के उनको खिलाओगे? मुमकिन नहीं है। तो आपके खुद के बिजनेस में ग्रोथ होने की मुमकिन नहीं है, तो किसी और के बिजनेस को ले लो, कोई और प्रोडक्ट को खरीद लो,
ठीक है, डिप्लॉय द रिजोर्स एंड सरप्लस अवेलेबल विथ यू। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आपको यह सलाह देता है कि आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा है तो कैश का सही इस्तेमाल कीजिएगा, ये कैश को कहीं पार्क कीजिएगा। आईटीसी का एग्जांपल दिया है, ठीक है, वैसे तो हमारा डिस्कस हो चुका था। आईटीसी नोन एज द मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको इन इंडिया, इनके पास 50,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स है, ठीक है, 50,000 करोड़, कैन यू बिलीव। अब उसी में से 50,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ देके, ठीक है, सनराइज फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को तो खरीदा है इन लोगों ने, ठीक है। चलो, सो इसलिए इसने क्या किया, जो सिर्फ पहले टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनी थी, वो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट से होटलिंग में, हॉस्पिटैलिटी में आ गई। देखो इनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया कैसे इन्होंने खुद को बदला है। इनके पास जो भी टोबैको बेच बेच के कैश आया था ना, ये कैश इन्होंने किन किन बिजनेस में लगाया, कौन कौन से बिजनेस शुरू किए, एफएमसीजी, होटल, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकिंग, एग्री बिजनेस, आईटी बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे वर्टिकल्स में कंपनी आ गई है, ठीक है। चाहिए तो कभी टाइम मिलता है, कभी समय मिलता है, तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो कंपनियों के वेबसाइट पे जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं, सर कौन सी कंपनीज ऐसे हैं जिसमें हमने जॉब करना चाहिए, जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स है। मित्रों, पहले लेक्चर में लिस्ट बता दी मैंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, देन आईटीसी बताया, बजाज ऑटो बताया, ठीक है, ये तो 3 कंपनी यहीं पे कवर हो गई। आगे ये पहले टॉपिक का पहला पार्ट ही मैं बता रहा हूं, उसमें मैंने इतनी सारी कंपनियां बता दी। आगे पूरा लेक्चर सुनते जाइएगा, बहुत सारी दुनिया भर की कंपनियां बताऊंगा जहां पे आपको प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। चलो फाइन। सो बेसिकली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा क्या होता है, आपके पास जो सरप्लस कैश बाकी है, आपके बिजनेस में जो भी सरप्लस कैश बाकी है, वो सरप्लस कैश आप डिप्लॉय करोगे, कहीं और निवेशित करोगे, ठीक है, जिसके वजह से आपके बिजनेस का एक्सपेंशन भी होगा, प्रोडक्ट लिस्ट में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी खुद की तरक्की भी होगी। देन फोर्थ, एक्सप्लॉइटिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेसेस। यानी इसका मतलब क्या, देखो हर एक बिजनेस किसी ना किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ईच बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन अनदर बिजनेस। जैसे मैंने वोल्टास का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, वोल्टास ने जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया रेफ्रिजरेटर बनाती है, अच्छा मार्केट शेयर है, ठीक है, वैल्यूएशन भी अच्छा है। अब ये जो कंपनी है मित्रों, ये कंपनी चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी। रॉ मटेरियल जब तक चाइना से नहीं आता था, तब तक अपने रेफ्रिजरेटर ठंडे नहीं होते थे। ठंडी रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए चाइना की मदद लेनी पड़ती थी, तो कब तक इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस तोड़ना था। तो क्या करें, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है ना, उसी को खरीद लो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ऑप्शन नंबर 2, वही प्रोडक्ट आप खुद बनाना स्टार्ट करो, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो इंटरडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल समझने के लिए, जैसे ए लिमिटेड ये 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बी लिमिटेड जो है ना, वो 4 व्हीलर के इंजन बनाने का कारोबार करती है। ए लिमिटेड 4 व्हीलर बना के बेचने का कारोबार करती है, और इनके 4 व्हीलर के लिए जो इंजन लगता है, वो इंजन वो बी लिमिटेड से खरीदता है। बी लिमिटेड का स्पेशलिटी बस इंजन बनाने में है, इंजन बना के वो कंपनियों को देते हैं। तो ए लिमिटेड ने सीधा बी लिमिटेड को अक्वायर कर लिया, बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। ए लिमिटेड अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। क्यों? इंटरडिपेंडेंस जो था ना, यानी ए लिमिटेड विच वाज डिपेंडेंट अपॉन बी लिमिटेड, डिपेंडेंस खत्म कर दिया। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का ये एक मकसद होता है, किसी और के ऊपर का इंटरडिपेंडेंस खत्म करवाओ। एक्सप्लॉइटिंग द इंटरडिपेंडेंस अमंग प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेसेस, ठीक है। देन रिस्क रिडक्शन, रिस्क कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल रिस्क रिडक्शन का आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। देखो फेसबुक, हाँ, ये जकरबर्ग साहब जो है, मार्क जकरबर्ग, बहुत ही होशियार इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड, इसलिए तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं फेसबुक का पॉपुलैरिटी कम होते जा रहा है, ठीक है, यानी अब हमें पता है तो जायज़ है, मालिक को भी पता ही होगा। तो जकरबर्ग को पता था कि फेसबुक जो है कुछ सालों में फेसबुक का ऑर्कुट होने वाला है। सर ऑर्कुट क्या था? बहुत सारे लोगों तो ऑर्कुट क्या था ये भी पता नहीं है। ऑर्कुट फेसबुक जैसे ही एक एप्लीकेशन था, ठीक है, लेकिन जैसे फेसबुक आ गया, ऑर्कुट इंडिया से क्या दुनिया से बाहर हो गया, ऑर्कुट का बोरकुट आउट हो गया ऑर्कुट, ठीक है। यही फेसबुक के साथ कुछ सालों पहले होने वाला था, ठीक है। क्यों? फेसबुक को सबसे ज्यादा कंपटीशन इंस्टाग्राम ने दिया था, इंस्टाग्राम, ठीक है। सो फेसबुक को समझ में आ गया, बाबा इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया चीज है,
ठीक है, फेसबुक का मार्केट खत्म हो रहा है, सारी पब्लिक फेसबुक से इंस्टाग्राम की ओर जा रही है। तो जकरबर्ग ने एक आइडिया किया, इंस्टाग्राम को ही खरीद लिया। उतना ही नहीं, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। ठीक है, खत्म। क्या खत्म? रिस्क खत्म। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मकसद क्या होता है? फिफ्थ पॉइंट, रिस्क रिडक्शन। देखो सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। ठीक है, सो अभी तक जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो अभी तक जो 5 पॉइंट्स डिस्कस किए वो कुछ इस प्रकार से बहुत सिंपल है, याद रखना, रिवाइज करना, दोनों भी बहुत सिंपल है। सो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो था टू इनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू में एडिशन करवाना। कि यही तो बेसिक मकसद होता है किसी भी कंपनी का, अपने शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें। देन ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज को सही मार्ग पर, सही राह पर लेके आना। ठीक है, देन सरप्लस कैश अगर आपके बिजनेस में है तो यूज कीजिए उस सरप्लस कैश को, वापर लीजिए कैश को किसी दूसरे को खरीदने के लिए। ठीक है, देन एक्सप्लॉइटिंग इंटरडिपेंडेंसीज, अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उठा लो उसको भी। ठीक है, देन 5वां पॉइंट जो था रिस्क रिडक्शन, रिस्क खत्म करो। ठीक है, आपको लगता है कि भाई ये बिजनेस जो है वो अपने लिए आगे जाके एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिजनेस को उठा लेना। ठीक है, रिस्क रिडक्शन, ये आपके हो गए 5 पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट की ओर, नीड एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के 6वें पॉइंट की ओर अपन बढ़ने वाले हैं। ठीक है, 6th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या सर? अब मित्रों, आपको अगर बिजनेस में तरक्की करनी है तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें आपने आगे बढ़ना जरूरी है। जैसे बैंक्स की केस में, बैंक्स को अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है, बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो उनकी कोने कोने में ब्रांचेस होना जरूरी है। ठीक है, सो जितने मैक्सिमम कस्टमर्स आपके बैंक में आएंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे, उतना लोन आप दे पाओगे। जितनी ज्यादा जगह पे, जितनी ज्यादा एरिया आप कवर करोगे, उतने ज्यादा लोग आपसे लोन लेंगे। तो बैंक का बिजनेस बेसिकली जो होता है ना, वो कितनी ब्रांचेस और किन किन जगह आपकी ब्रांचेस पहुंची है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वही बैंकिंग बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंस होता है। तो ये नई जो प्राइवेट बैंक है, कोटक बैंक नाम की बैंक है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, सो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक थी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने अपना बिजनेस में इतना अच्छा ग्रिप पकड़ लिया ना, बस बोलो मत। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, ये कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली आईएनजी व्यास बैंक को अक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब इसका देखो दिमाग कैसे था। आईएनजी व्यास बैंक की ब्रांचेस उन लोकेशंस पे थी जहां पे कोटक की ब्रांचेस नहीं थी, तो कोटक ने अपनी ब्रांचेस वहां पे सेटअप करके बाकी बैंक्स के साथ कंपीट करके कस्टमर्स उनके खींच के या नए कस्टमर्स को अक्वायर करके, ठीक है, अपना बिजनेस बढ़ाने के बदले एग्जिस्टिंग बैंक जिसका बहुत अच्छा नेटवर्क है हिंदुस्तान में, ठीक है, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और कस्टमर्स हैं, इसी बैंक को उठा लिया। ठीक है, हो गया ना कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, सो आपने आपका कॉम्पिटेंस बढ़ा लिया। ठीक है, आप उन एरियाज में भी जाके पहुंच गए जिन एरिया में आप नहीं थे। ठीक है, सो ये एक स्कोप है आपके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सीआर का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स एडवांटेज उठाते हैं आप। ठीक है, टैक्स एडवांटेजेस कैसे? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करती है तो उसमें काहे का टैक्स एडवांटेज आ गया सर? एक कंपनी दूसरे के साथ वो हो जाती है मर्ज, तो काहे का टैक्स एडवांटेज बताते हैं, एग्जांपल के साथ बताएंगे टैक्स एडवांटेज कैसे होता है। मित्रों, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन जायंट, हिंदुस्तानी ऑनलाइन जायंट फ्लिपकार्ट, ठीक है, कंपनी को तो सुना ही होगा आपने, फ्लिपकार्ट को। हाँ, फ्लिपकार्ट ये कंपनी बहुत ही, इसका ब्रांड वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है सर, अनडाउटेडली कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है सर। कंपनी पॉपुलर भी है, प्रोडक्ट भी बहुत है, कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन सर कंपनी में लॉसेस बहुत सारे थे, बहुत सारे, यानी सर अप्रॉक्सीमेट अमाउंट तकरीबन 8,700 करोड़ के आसपास इस फ्लिपकार्ट के लॉसेस थे। तो इस लॉस मेकिंग कंपनी को उठा लिया वॉलमार्ट ने। ठीक है, सो 8,771 टू बी मोर प्रिसाइज, 8,771 करोड़ वाज द अमाउंट ऑफ लॉस इन द ईयर 2017। फ्लिपकार्ट का उठा लिया ना, फ्लिपकार्ट को लॉस के साथ उठाया। ठीक है, किसने उठाया? वॉलमार्ट ने उठाया। सर फायदा क्या हुआ? अगर आपने कंपनी को एक्वायर किया तो उसके लॉसेस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लॉसेस आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे, तो फ्लिपकार्ट के लॉसेस वॉलमार्ट के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे। ठीक है, सो
तो ये 8,700 करोड़ का जो लॉस था, अगर वॉलमार्ट के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया, ठीक है, तो वॉलमार्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। तो से फॉर एग्जांपल 30% मिनिमम टैक्स रेट अज्यूम करते हैं, ठीक है, ऑन द लोअर साइड 30% भी टैक्स रेट अज्यूम किया तो तकरीबन 8,700 करोड़ के 30% यानी अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ 8,000 इज 2,500 करोड़ के आसपास ये तो टैक्स सेव हो जाएगा, ठीक है। यानी कंपनी खरीदने की वजह से उसका लॉस भी आ जाएगा, लॉस हमारे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होने के बाद हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो टैक्स भी कम हो जाएगा। 2,500 करोड़ से तो टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, 2,500 करोड़ का तो आपका टैक्स सेविंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए? तो सर इसका मतलब लॉस मेकिंग कंपनी खरीदने में भी फायदा होता है, ठीक है। सो अब हाँ, तो ये बता दिया पॉइंट नंबर 7, टू ऑब्टेन द टैक्स एडवांटेजेस बाय मर्जिंग अ लॉस मेकिंग कंपनी विद अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। देन 8th एडवांटेज, टू हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी। हाँ, ये इसका एग्जांपल तो हो चुका है। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन किसी और के पास वो टेक्नोलॉजी है तो उससे टेक्नोलॉजी बोरो करने के बदले कंपनी को ही खरीद लो ना। सर ऐसा किसने किया? ऐसा बजाज ऑटो करती है। बजाज ऑटो के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, केटीएम के पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। इंडिया में जो टू व्हीलर्स हम यूज करते हैं खराब बेकार टेक्नोलॉजी है। फिरंगी टू व्हीलर्स देख लो कितनी प्यारी होती है। तो ये सिर्फ हमें एज ए कस्टमर पता नहीं बल्कि कंपनियों को भी पता होता है। खरीद लिया ना बजाज ऑटो इंडिया ने केटीएम को, ठीक है, उठा लिया केटीएम का स्टेक, केटीएम का ब्रांड ही उठा लिया, ठीक है। सो इससे क्या हुआ? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से क्या हुआ? बेटर टेक्नोलॉजी को एक्सेस मिल गया आपको। जो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी वो टेक्नोलॉजी आपके अंदर आ गई, ठीक है, टू हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी। देन 9th एडवांटेज, टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटेटिव। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जाता है? न केवल देश में हम वर्चस्व चाहते हैं बल्कि विदेशों में भी हम अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। है कोई एग्जाम्पल सर आपके पास? अरे आप बोलो, आप सिर्फ पॉइंट बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। टाटा मोटर्स ने ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए जागवार को एक्वायर कर लिया, ठीक है। सो ये जो जागवार था, ठीक है, आपका ये वाला कंपनी, ठीक है, वो आ गया ना, टाटा मोटर्स एक्वायर्ड जागवार। इससे उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया। नहीं केवल हिंदुस्तान बल्कि ग्लोबल नक्शे पे टाटा मोटर्स ये कंपनी कहाँ है पता चल गई मित्रों, ठीक है। उसका एक प्लांट हमारे पुणे में भी है, ठीक है। चलो, सो और शेयर की प्राइस तो मैंने हालांकि 1 साल पहले बताया था, ठीक है। सो ये टाटा मोटर्स की शेयर की प्राइस जब लुढ़क के 70, 80, 90 रुपए पे आई थी, ठीक है, तब भी, और 150 रुपए पे भी बहुत सारे बच्चों को बोला था अगर पॉसिबल है तो खरीद लो, ठीक है। टाटा जी कब क्या जादू क्या चलाएंगे पता नहीं, भगा दिया शेयर 350 तक, भगा दिया नहीं, बड़ा है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है। चलो उसके बाद, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। हाँ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी डन विद एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। सर इसका तो एग्जांपल आप ऑलरेडी दे चुके हैं। वोडाफोन और आइडिया मिलके, वोडाफोन और आइडिया मिलके अब क्या हो चुका है? वीआई हो चुका है, ठीक है। सो क्या ऑब्जेक्टिव था? ठीक है, मार्केट शेयर बढ़ाना ही इनका ऑब्जेक्टिव था। सो दिस आर वेरियस, ठीक है, ये सारे के सारे हमने नीड्स एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग डिस्कस कर लिए। आई होप सारे के सारे समझ में आ गए और याद भी रहेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में रटने की जरूरत नहीं है, याद आराम से याद करके आराम से लिखिएगा, ठीक है। सो क्या करना है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, जरूरत क्या है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत यह है कि हम हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करें? क्योंकि हमें हमारे बिजनेस को सही डायरेक्शन पे लेके जाना है, ठीक है, सही मार्ग पर लेके जाना है, सही पथ पर लेके जाना है, ठीक है। इसके लिए हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। क्यों करेंगे हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में सरप्लस कैश पड़ा है। यह सरप्लस कैश हम हमारे बिजनेस में नहीं लगा सकते क्योंकि बिजनेस का जितना पोटेंशियल था वो अटेन हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं, कैश को खाली मत रखो। गांधी जी को खाली रखेंगे तो परेशान करेंगे, कागज वाले गांधी जी। तो ये कागज वाले गांधी जी यूज करो, किस पर्पस के लिए यूज करो? किसी के दूसरे के बिजनेस को खरीदने के लिए यूज करो, ठीक है। या फिर ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, किसी रॉ मटेरियल के लिए, किसी सप्लाई के लिए, किसी टेक्नोलॉजी के लिए, खरीद लो उसको,
ठीक है, या फिर रिस्क कम करनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम सामने लाओ, ठीक है। फेसबुक का रिस्क था, इंस्टाग्राम बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता था, इंस्टाग्राम फेसबुक को खा सकता था, लेकिन उसके पहले ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खा लिया, ठीक है। रिस्क रिडक्शन के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। देन कोर कॉम्पिटेंसीज आपकी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद के, ठीक है, आप आपके प्रॉफिट से एडजस्ट करके टैक्स एडवांटेज उठा सकते हो, तो टैक्स कम करने के लिए भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है, ठीक है। बेटर टेक्नोलॉजी पाने के लिए, ग्लोबल रिकग्निशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, और मार्केट शेयर आपका बढ़ाने के लिए आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। सो मित्रों, इसी के साथ हम समाप्ति करेंगे अपने पहले लेक्चर की, ठीक है। फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है। सो कल आगे का डिस्कशन करेंगे मित्रों। अब बिल्कुल रुकना नहीं है, आज जितना भी डिस्कशन हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन पे नोट्स अपलोड हो गए हैं, कृपया मोबाइल एप्लीकेशन से नोट्स देखिएगा, पॉइंट्स नोट कीजिएगा, मॉड्यूल सब कुछ कवर होने वाला है, ठीक है। सो फिर से सवाल मत पूछना, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे फिर बाद में सवाल पूछते रहते हैं, सर मॉड्यूल रेफर करेगा, मॉड्यूल रेफर करेगा, इसलिए फिर से दोहरा रहे हैं, ठीक है। अगर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, इफ यू आर हैप्पी विद द कंटेंट, इफ यू आर एबल टू understand this, and if you have the confidence of reproducing whatever I have said, then why to refer anything else? Just refer the notes, that is more than enough, ठीक है। चलो फाइन, सो हैव ए नाइस डे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू।